नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं बैठक। बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे जेपी नड्डा। बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे बैठक। बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली कर रहे हैं बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे बैठक। बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली कर रहे हैं बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं बैठक। बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे बैठक। बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे बैठक। बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे हैं जेपी नड्डा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक शुरू। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन, आपको बताते चले, महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। तो वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में अमित शाह ने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ में एक नायाब किस्सा भी सुनाया। साथ ही 10 साल के कार्य को भी साझा किया। हरियाणा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही उन्होंने 10 साल के कार्यों को भी साझा किया। ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये सैनी जी, जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई, तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय हुए थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी, ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में, 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा, वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे। मगर साहब, चुनाव की घोषणा के पहले सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे, और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। जब जनता के बीच में से उठकर एक सामान्य व्यक्ति राज्य के शासन की धुरा संभालता है, तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसका आदर्श उदाहरण हमारे नायब सैनी है। और इसीलिए कोई भी समस्या लेकर जाओ, वो हंसते हैं और हंसकर इसका स्वागत भी करते हैं और समाधान भी करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 75 साल से जो 60 करोड़ गरीबों की फौज इस देश में बनी थी, उसमें से 25% लोगों, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम किया। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम किया।
12 करोड़ परिवार इस देश में 2014 तक शौचालय विहीन थे। उस परिवार की बच्चियों की कल्पना करिए जहां शौचालय नहीं होता है। हम शहर में रहते हैं, हमें कल्पना नहीं है उसकी, मगर जिस परिवार में शौचालय नहीं होता है, इसकी माताएं, बहनें, बच्चियां किस तरह से जीती होगी। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और मित्रों, इसके साथ साथ ऊर्जा हर घर में पहुंचाई और अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हर घर के अंदर स्वरोजगारी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर कई सारे क्षेत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन आए। और आज मैं जब यहां आया हूं तब अस्पताल के प्रांगण में, मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में मेरा कार्यक्रम है, तब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के स्वास्थ्य की चिंता करी। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे तो ढेर सारी चीजें रिसर्च कर भी डाउनलोड करते हैं, मगर आप भी ये सारी योजनाओं को एक मोतियों की माला बनाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी दूरदर्शिता के साथ काम हुआ है। सबसे पहले हर घर में गैस का सिलेंडर दिया। इसका सीधा रिश्ता महिला की, माता की स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जो चूल्हा फूंककर रसोई बनाती थी वो माता 25-30 साल में उसके फेफड़े अकाल फाइब्रोसिस से ग्रस्त हो जाते। 400 सिगरेट जितना धुआं इसके फेफड़े में हर रोज पहुंच जाता था। तो 12 करोड़ घर में जब आप गैस का सिलेंडर पहुंचाते हो तो वो घर को धुएं से मुक्त करते हो। 12 करोड़ परिवारों में आप जब शौचालय देते हो तो स्वच्छता के कारण पूरे परिवार तो छोड़िए, पूरे गांव का स्वास्थ्य अच्छा हो। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है उसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध कराना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बाड़सा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। वहीं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के पंचकुला स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री सैनी और उनकी धर्म पत्नी ने मंदिर में माता के चरणों में माथा टेका और इसके बाद मंदिर में हवन यज्ञ किया।
इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, नवरात्रि के पावन अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 28 में बने नवरात्रि पंडाल में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। शक्ति, भक्ति और समर्पण का ये पर्व राज्य के सभी परिवारों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मां दुर्गा के चरणों में मैंने हरियाणा के लोगों के लिए प्रार्थना की है और हमारा राज्य स्वस्थ, समृद्ध रहे और विकास की नई ऊंचाइयों पर चढ़ता रहे। आज हमारे नवरात्र उसका कल शुभारंभ हुआ है। मां दुर्गा के चरणों में हरियाणा प्रदेश के जन के लोगों के लिए कि हमारा हरियाणा प्रदेश स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और विकास की नई सीढ़ियों को हरियाणा प्रदेश चढ़ता रहे। माँ दुर्गा के चरणों में ये भी प्रार्थना की है कि जो आदरणीय मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, हरियाणा उस संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े। मैं नवरात्रों की और हमारे नव वर्ष जो शुरू हुआ है इसकी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के बरेली पहुंचे, जहां एक यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर पुष्कर सिंह धामी ने का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ। यहां सीएम धामी पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। लगातार देश की प्रतीक्षा थी कि ये कानून लागू हो, इसकी कहीं से शुरुआत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर आज पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। समरसता, समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि में हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इस वर्ष से हमने देवभूमि में इसको लागू कर दिया है, इसकी शुरुआत होगी। देखिए, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकली है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, वो इसीलिए इतने वर्षों तक एक लंबा कालखंड बीत गया। ये देश की आजादी के बाद लागू होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब और उनके साथ संविधान सभा के लोग संविधान बना रहे थे तो उस संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि प्रोफेसर हरबंस दीक्षित जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र उसमें किया। उच्चतम न्यायालय ने भी सारा बानों का केस हो या केशव भारती केस हो, ऐसे अनेक केस है, मैं केवल एक दो की बात कर रहा हूँ, सभी में राज्यों को विभिन्न विभिन्न निर्णयों के समय में इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जो विरोध करते हैं यूसीसी का, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अब देखिए, जनता ही आगे बढ़ गई है और जनता आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए नए कानूनों को चाहती है, नए नए नवाचार चाहती है। जो लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया है उनको बदलना चाहती है और उस दिशा में ठोस काम हो रहा है। चाहे आज अखिलेश जी के समय में, उनकी पार्टी के समय में, उनके पूज्य पिताजी के समय में भगवान राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाया, कार सेवकों पर लाठियां चलाई गई, धारा 370 कश्मीर में नहीं हटाई गई, 3 तलाक का कानून हट गया, नागरिक संशोधन कानून आ गया और देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो गई। धन्यवाद।
तो वही खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वहां उपस्थित हर व्यक्ति से आत्मीयता से मुलाकात की और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं को भी सुना। साथ ही इन मामलों में जल्द से जल्द निस्तारण के भी उन्होंने निर्देश दिए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 निवेश महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान राज्य की स्थापना के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा 30 मार्च 1969 को 19 रियासतों और ठिकानों पर मिलकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। ये स्थापना चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्र योग की शुभ घड़ी में हुई थी। इस आपको बताते चले जो इस साल पुनः लौटकर आया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगामी राजस्थान दिवस इसी तिथि को मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस राजस्थान का इतिहास है और इस इतिहास के बारे में संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को 19 रियासतें कुछ ठिकानों को मिलाकर के हमारे राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में जो स्थापना हुई थी वो शायद पहली बार ही अब की बार आया है जो जिसका हमने राजस्थान दिवस मनाया है। तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। मैं काले द्वारे लागू आपको बताते चले कि की गई शिक्षा की नीति में बदलाव करके उसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप बनाया जा रहा है। ये बदलाव राष्ट्र की भलाई के लिए है और कोई भी राष्ट्रभक्त इसका समर्थन करेगा। फडणवीस ने सोनिया गांधी को भारतीयकरण की पूरी जानकारी लेने की सलाह दी और इसके समर्थन की अपील की। ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। तो वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हाल ही में ग्लोबल कैपिटेबिलिटी सेंटर पर निवेश प्रबंधन कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण आपको बताते चले कि एक महत्वपूर्ण चर्चा की। इस बैठक में उन्होंने राज्य के निवेश को बढ़ावा देने और जीसीसी के माध्यम से आर्थिक विकास को सशक्त बनाने और उपायों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने तेलंगाना को एक आदर्श निवेश स्थल बनाने के लिए अनेक पहलुओं पर भी बात की और निवेशकों से राज्य में निवेश करने की अपील की। तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नगरोटा में कौले आपको बताते चले कौले कंडोली मंदिर में माता वैष्णो देवी के प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने नगरोटा में पवित्र काले कंडोली मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और खुशी की प्रार्थना की। तो
तो वहीं AIMIM के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने आज ईद उल फितर के अवसर पर देशवासियों को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे देश में शांति और सामूहिक समरसता कायम रहे और हर नागरिक को सम्मान न्याय मिले। ओवैसी ने अपने संदेश में कहा, ईद उल फितर इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। ये समय एकता और भाईचारे का प्रतीक है और हम सब की ये कामना है कि हमारा देश शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़े। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन मजबूत होगा, इंसाफ सबसे किया जाएगा और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि जिन खुशकिस्मत मुसलमानों को अल्लाह ने तौफीक दी कि वो रमज़ान के रोज़े रखे, उसमें नमाज़ें अदा की, शब बेदारी की, तरावी की नमाज अदा की, ज़कात निकाला, अपना फितरा निकाला। अल्लाह हम तमाम के इस माह मुबारक में जो गुजरा है उसमें हमारी इबादतों को, हमारी ज़कात को और हमारी तरावी की नमाज़ों को और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए और उम्मीद करते कि आने वाले साल के 11 महीने भी हम इसी तरह से अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ईद समारोह में शामिल होने के बाद कहा कि वो जब यहां आ रहे थे तो जानबूझकर पुलिस ने उन्हें रोका। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी ये संदेश देश संविधान से नहीं चला रही है। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये। तो वहीं आतिशी ने एक बार फिर दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, फरवरी 2015 में जब आपकी सरकार बनी तो दिल्ली देश का इकलौता राज्य बन गया जो बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली देता था। ये केंद्र सरकार के आंकड़ों से भी साबित होता है। राज्यसभा में केंद्रीय पावर मिनिस्ट्री के तहत दिया गया डेटा बताता है कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। लेकिन जब से दिल्ली की बीजेपी की सरकार बनी है पावर कट बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें आ रही हैं और दिल्ली सरकार का डेटा ये दिखाता है कि 1 मार्च के बाद पावर कट बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। फरवरी 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली का पावर सप्लाई सिनारियो बदल गया। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना जो बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली देता रहा है। और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये केंद्र सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं। राज्यसभा में सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया डेटा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।